हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे बच्चे, अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी जम के कर रहे होंगे, क्योंकि आपने जो भी लक्ष्य अपने मन में सोचा है कि हाँ हमको इतना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसी हिसाब से उम्मीद है कि आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, एक बार आप लोग बताइए कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कैसे हैं आप सभी? एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। थोड़ा सा हम फोन ला लेते हैं ताकि आपका कमेंट हम देख पाए। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी, और बायोलॉजी का जो चैप्टर बाबू पता है 10, जिसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है थ्योरी, इसका बारी है आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आज का क्लास शुरू कर दिया जा सके। और बायोलॉजी पढ़ना बाबू बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि आप जितना डीपली थ्योरी हो सके उतना डीपली थ्योरी करें। ठीक है, और थ्योरी हम करा चुके हैं, आज बारी है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा मैसेज ही करना है, कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं बनाए हैं, किसी कारणवश वो पीडीएफ नोट्स नहीं बना पाए हैं, ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी चीज का नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ पढ़े नहीं है। तो बाबू हमारे पास 349 रुपया में पीडीएफ मिल रहा है ना। इसमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है कि 349 में आपको क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, नोट्स मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके सिंपल सा आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए, है ना। आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कीजिए, वहां से ले लीजिए। या तो एक नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं 62 99 24 89 35। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। ठीक है कि बाबू सूक्ष्म जीव तो होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आ गए हमारे बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, कवक, ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जो कि प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था सिर्फ कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे कई प्रकार की बीमारियां भी होती है, मतलब बीमारियां होती है। लेकिन मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव में आप क्या पढ़ेंगे कि मानव के कल्याण के लिए भी प्यारे बच्चों जीवाणु विषाणु होते हैं, यानी लाभदायक भी जीवाणु विषाणु होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं कौन कौन सा बच्चा आ गया है। स्टडी गर्ल दिव्यांशी, बहुत बढ़िया। लाखों सिमरन खातून, चलिए इंजमाम। और क्लास के मतलब क्लास में बदलाव किया गया है बाबू। ये क्लास कितना बजे से चलता है, तो 2 PM से चलता है, लेकिन 2 PM में कराते कराते 3 बज जा रहा है, 3:30 बज जाता है ना। तो शाम का जो क्लास होता है ना 6:30 बजे, इसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए ये जो क्लास है ना 1 बजे कर दिया गया है। और कुछ दिनों बाद क्या होगा, जो शाम में 6:30 बजे वाला क्लास है ना, शाम का जो 6:30 बजे वाला क्लास है उसको कितना बजे कर दिया जाएगा, 6 PM में कर दिया जाएगा। और रात का 9 बजे क्लास अब 8 PM में कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि हम लोग का टाइम का भी बचत होगा थोड़ा। ठीक है, तो आप जब दोपहर वाला क्लास होगा अब ओनली 1 बजे ही होगा। ठीक है ठीक है, 1 बजे सही रहेगा, है ना बाबू। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए 2024 पहले देखिए, हम चैप्टर वाइज जब भी ऑब्जेक्टिव आपका कराते हैं ना, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि पीवाईक्यू रहता है ना। पीवाईक्यू पहले रहता है, उसके बाद से संभावित क्वेश्चन रहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, सारे क्वेश्चन कराते हैं पीवाईक्यू के साथ। तो देखिए ये 2024 के एग्जाम में है कि दूध से दही बनना। बाबू इसमें कौन सी क्रिया होती है, पहली बात कि इसमें किण्वन की क्रिया होती है। दूध से दही कैसे बनता है, किण्वन की क्रिया से बनता है। और इसमें कौन सा जीवाणु रहता है, तो प्यारे बच्चों कौन सा रहता है, एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि अब दूध से दही बन रहा है तो इसमें जीवाणु कौन सा होगा, लैक्टोबैसिलस। बाबू क्या लिखिएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि दूध से दही बनने में जो जीवाणु होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि जो जीवाणु होता है ना, जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, लैक्टो, यहाँ पे लिख दीजिएगा लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टो बैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस क्या होता है प्यारे बच्चों, जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है, ये जीवाणु होता है। तो ये भी तो सूक्ष्म जीव है ना। तो हम सिर्फ ये पढ़े थे कि जब मानव स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़े थे कि जीवाणुओं से और वायरसों से हमारा
कई प्रकार की घातक बीमारियां होती है। लेकिन मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव में हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसे जीवाणु विषाणु ऐसे होंगे जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगे। क्या दही हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है? होता है। और इसमें जीवाणु किस जीवाणु के कारण से होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण से होता है। और इसमें विटामिन कौन से निकलती है? तो प्यारे बच्चों इसमें विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 बाबू, इसमें विटामिन पाया जाता है। और इसमें से गैसें कौन सी मुक्त होती है? तो CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जितना भी है किण्वन की क्रिया में जो गैसें मुक्त होती है वो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा गया कि दूध से दही बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाएगी? बाबू विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाएगी। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? मेटल परमाणु जैसे कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग एक क्वेश्चन से बना लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अगला है कि निम्नलिखित में से, ये भी 2024 में पूछा गया था, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है ये भी 2024 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? यानी ऐसे कौन सा बैक्टीरिया था जिसपे वो कार्य कर रहे थे? ठीक है, यहां पे याद रखना है कि वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, सुनिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे याद रखना है स्ट्रिफ्लोकोकस, है ना, यहाँ पे याद रखना है कौन सा बीमारी? यहाँ पे स्ट्रिफ्लोकोकस, है ना बाबू, याद रखना है कि स्ट्रिफ्लोकोकस नामक एक प्यारे बच्चों क्या है कि एक बैक्टीरिया है जो जीवाणु है प्यारे बच्चों, इसी पे ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसी पे ये कार्य कर रहे थे। अभी पेनिसिलियम का खोज नहीं हुआ था। ये क्या कर रहे थे? स्ट्रिफ्लोकोकस, है ना, स्ट्रिफ्लोकोकस नामक जीवाणु था, उस पे ये कार्य कर रहे थे। तो कार्य करते करते 1928 में, याद रखना है कि 1928 में इन्होंने क्या कर दिया कि जब ये स्ट्रेफिलोकोकस जीवाणु पे कार्य कर रहे थे ना, तो इन्होंने क्या किया? पेनिसिलियम, याद रखना है कि पेनिसिलियम का प्यारे बच्चों क्या कर दिया? खोज कर दिया इन्होंने। कब किया? तो 1928 में। तो ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाबू किस जीवाणु पे काम किया, उसके चलते क्या किया? पेनिसिलियम की खोज की, तो आपको क्लियर रख लेना है कि किस जीवाणु के कारण? तो प्यारे बच्चों स्ट्रेफिलोकोकस जीवाणु। और सन कितना था? तो प्यारे बच्चों सन 1928 में इसकी खोज हुई। तो अगर आपसे पूछेगा कि खोज कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1928। इसलिए इतना डीपली आपको पढ़ना जरूरी है। अगला कि रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है? रक्त में प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एंटीबॉडीज होता है, जो हमारे शरीर में रोगों के खिलाफ क्या करता है? लड़ता है। जो एंटीबॉडीज होता है हमारे शरीर में रोगों के खिलाफ क्या करता है? लड़ता है। तो वही क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों आप बताइए किसके द्वारा होगा? ये लिम्फोसाइट है। और प्यारे बच्चों आपको और कोई दिख रहा है? मोनोसाइट तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स तो होगा नहीं, यहाँ पे बेसिलोफिल्स तो होगा नहीं। यानी रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका एक रूप होता है? तो हम आपको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लिम्फोसाइट हमारा WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स का ये होता है। और ये प्यारे बच्चों याद रखना है कि लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। WBC किसका अपरूप है? तो आप लिखिएगा लिम्फोसाइट का। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या प्यारे बच्चों? लिम्फोसाइट, है ना। आप समझिए, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर डीपली आएगा ना तो आपसे दिक्कत होगा। ठीक है, ये क्या होता है? लिम्फोसाइट। जो WBC होता है लिम्फोसाइट का एक प्रूफ है। और ये दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सा होता है? एक होता है T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। ये जो T लिम्फोसाइट होता है ना प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है? एंटीबॉडीज बनता है। और प्यारे बच्चों इसमें क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों इससे हमारा प्रतिरक्षा भी होता है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? और यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा मेमोरी सेल, कौन मेमोरी सेल कौन लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है? मेमोरी कोशिका, है ना। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा मेमोरी कोशिका कौन लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है, तो ये T लिम्फोसाइट। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो T लिम्फोसाइट है ना, ये मेमोरी कोशिका, लिख लीजिएगा मेमोरी कोशिका प्यारे बच्चों यही क्या करता है? उत्पन्न करता है T लिम्फोसाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। लिम्फोसाइट के प्रकार भी बता दिए और लिम्फोसाइट में बता दिए कि T लिम्फोसाइट मेमोरी कोशिका और प्यारे बच्चों एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए अगला कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यानी ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलेगा? बाबू ये सब पढ़ना जरूरी है। 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। अभी PYQ हमारा चल रहा है 2023 2024, यानी 2009 से लेके सब चलेगा। संभावित प्रश्न भी रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बनता है? बाबू हम आपको पढ़ाए हैं कि जाइमेज का कार्य होता है। जाइमेज, ठीक है,
जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एगारोज जल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। बाबू ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से कि डीएनए के खंडों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं। डीएनए के खंडों को हम किसकी सहायता से दे सकते हैं, डीएनए के टुकड़े को हम किसकी सहायता से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या होना चाहिए कि बाबू डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड का, है ना। किसका प्रयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा कि एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, यानी डीएनए को आप किससे देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए के खंडों को देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो वही क्वेश्चन है बाबू किसका प्रयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का। इथिडियम ब्रोमाइड से ही हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को हम लोग देख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही है। ठीक है, और बाबू पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है, अभी जस्ट हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। और ये 2023 में देखिए, उस टाइम से 2023 वाला चल रहा है, ये भी 2023 का था, ये 2024 का, ये 2023, ये 2023, ये 2023, अब ये भी 2023 का क्वेश्चन है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। बाबू मेमोरी कोशिका हमने क्या बताया कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लिम्फोसाइट में क्या होता है, दो गो पार्ट होता है ना इसका, लिम्फोसाइड एगो टी लिम्फोसाइड, एगो क्या होता है बी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड में क्या बनता है, एंटीबॉडीज बनता है और मेमोरी कोशिका बनता है। तो बाबू हमारा ये इसको डिवाइड करके नहीं पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लिम्फोसाइड में कौन से लिम्फोसाइड से अगर पूछ देगा कि मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है, तो आप क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइड में मेमोरी कोशिका बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। सोनम भारती, सिमरन, बिक्की बिहारी बहुत बढ़िया, आंचल बहुत बढ़िया, आशीष कुशवाहा, चंदन, सेक्साना, टी लिम्फोसाइड बहुत बढ़िया। अगला कि रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होता है। बाबू रोगों के विरुद्ध लड़ता कौन है, बाबू कौन लड़ता है रोगों के विरुद्ध, हमने क्या बताया कि क्या लड़ेगा, इम्यूनोग्लोबिन होगा, चाहे एंटीबॉडीज होगा, यही सब ना लड़ता है प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीरों में रोगों के विरुद्ध लड़ता कौन है, हमारे शरीर में रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, यानी लड़ाई प्रतिरोधक किसके कारण से होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिजीज यानी बीमारी के खिलाफ प्यारे बच्चों कौन, इम्यूनिटी जो होता है ना प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता कौन देता है, तो इम्यूनोग्लोबिन देता है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम बताए, कौन कौन सा बायोगैस है। तो बाबू सबसे पहले अगर सिंपल सा एग्जांपल दे तो मीथेन हमारा क्या होता है, बायोगैस होता है। ठीक है, मीथेन हो जाएगा, H2S हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, ऑप्शन क्या मारेंगे आप लोग, यहाँ पे कार्बन मोनो तो होगा नहीं, CO कार्बन मोनो होगा नहीं, तो यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। अब आप ही बताइए प्यारे बच्चों, इसमें भी कार्बन मोनो है जो कि बायोगैस हमारा नहीं है, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप ही बताइए क्या होगा। 7 का C होगा सर। चलिए बाबू तब ठीक है, आप मार लीजिएगा सी। देखिए बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा गैस है, तो बायोगैस कौन कौन सा होता है, तो प्यारे बच्चों पहला याद रखना है कि मीथेन होता है, H2S होता है और CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में किसका जीवाणु का प्रयुक्त, यानी कौन सा, गोबर गैस में प्यारे बच्चों मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, गोबर गैस में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, यानी गोबर गैस जो प्लांट है उसमें जीवाणुओं का कौन सा ऐसा है प्यारे बच्चों जो प्रयुक्त होता है। पहला है नाइट्रोफिल, बाबू हमने क्या बताया, गोबर गैस में मीथेन, तो मीथेन से ही संबंधित होगा जीवाणु, तो यहाँ पे क्या है, डाई नाइट्रोफिल जीवाणु है, ये भी गलत, नाइट्रोफिल भी गलत, अमोनिया अमोनिफाइंग ये भी गलत, बाबू क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों गोबर गैस में मीथेन यानी CH4 पाया जाता है, तो इसमें जीवाणु जो होगा क्या होगा, मिथेनोजेंस ही होगा, जो कि आपको क्लियर रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, एक बार आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा, रीम शेख, चलिए लाखों बहुत बढ़िया, गौतम बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया, विपांशु, और आज केमिस्ट्री का भी क्लास होगा।
आस्क बोर्ड का चंदन, खुश रहिए बाबू, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। साकेत जी सर, बाबू आंसर बताना है ना आपको। सर जी मेरा नाम ले लीजिए, ले लिए। डी डी सभी का आना चाहिए बाबू। नील हरित शैवाल भी होता है, लेकिन भूमिका कौन कौन निभाता है इसमें प्रमुख नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे नॉन स्टॉक भी करता है, एना बेना भी करता है, नील हरित शैवाल तो करता है, ब्लू ग्रीन एलबी की करता है, यानी इनमें से सभी हमारा भूमिका निभाता है। यानी मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, तो ये सारा मुख्य भूमिका ही निभाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। यानी प्राचीन मतलब बहुत पहले ईस्ट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे, तो शराब बनाने के लिए, है ना। शराब यानी एल्कोहल बनाने के लिए। अब एल्कोहल में क्या आता है, वाइन भी हमारा शराब है, रम भी है, और विस्की भी है, बियर भी है, सब है। यानी इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग प्यारे बच्चों किसके प्रयोग में किया जाता था, तो शराब बनाने के लिए, जो कि ये सब सारे क्या है, शराब की ही प्रजाति है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इनमें से सभी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन आ जाइए कि नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, कौन सा ऐसा खेती है। तो प्यारे बच्चों नील हरित शैवाल किस खेती में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सिंपल सा धान की खेती में, धान यानी चावल की खेती में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो बाबू आपको पता होना चाहिए 2020-2023 में पूछा गया है। तो ये किसके लिए है बाबू, धान यानी चावल की खेती के लिए उपयोगी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए प्रोबायोटिक्स क्या है, तो बाबू प्रोबायोटिक्स की बात करें तो एक जीवित सूक्ष्म जीव का भोजन का एक पूरक होता है। क्या होता है, जो जीवित सूक्ष्म जीव के भोजन का पूरक। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो बाबू प्रोबायोटिक्स जो होता है जीवित सूक्ष्म जीव के भोजन का पूरक, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, यहां देखिए, कोलेस्ट्रोल के संश्लेषण को रोकता है। अब बताइए प्यारे बच्चों की कौन है जो कोलेस्ट्रोल के संश्लेषण को रोक देता है, कौन जो है कोलेस्ट्रोल के संश्लेषण को रोक देता है। 14 का राइट आंसर आप बता दीजिए। तो कोलेस्ट्रोल के संश्लेषण को कौन रोकता है, प्रोटीएज नहीं रोकता है, पेनिसिलिन नहीं रोकता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी नहीं रोकता है, कौन रोकता है, तो एस्टेटिन। एस्टेटिन, एस्टेटिन आप लोग राइट आंसर मार दीजिएगा। जो कि ये 2024 के एग्जाम में, जस्ट आपके पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रोल के संश्लेषण को रोक देता है, तो कौन सा, एस्टेटिन हमारा रोक देता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि दही एवं पनीर, यानी यहां आप देखिए योट एवं चीज है ना, याद रखना है कि दही एवं पनीर उत्पादन है। तो बाबू दही और पनीर यानी ये दोनों दूध से बनता है, तो ये किसका होगा, तो ये किड़वन है ना। हमने आपको क्या बताया, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये सब किस कारण होता है, तो प्यारे बच्चों ये सब होता है किड़वन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारा का सारा किड़वन का उदाहरण है। और किड़वन की क्रिया में कौन सी गैसें मुक्त होती है, तो गैस जो मुक्त होती है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से गैसें क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की आप देखिए, द्रव को अगर 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करके एकाएक ताजे ठंडे करने, मतलब उसको एक ही बार क्या करना है, ठंडा करना है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी द्रव को, कोई भी द्रव पदार्थ हो, उसको क्या करना है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। ठीक है, जब गर्म कीजिएगा उसको एकाएक आप लोग किसी भी प्रकार से ठंडा कर रहे हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है पश्चाइरुजेशन। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पश्चाइरुजेशन, यानी बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, प्यारे बच्चों पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, एक बार बता दीजिए। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, अब बताइए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखना है कि एस्परजिलस यहाँ पे फ्यूमिगेट्स है ना, इससे नहीं होगा। पेनिसिलिनियम
मेसिफ्लबम, इससे भी नहीं होता है। पेनिसिलिनियम नोटेरम, हाँ इससे प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिनियम नोटेरम से हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, पेनिसिलिनियम उत्पादन होता है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको ये याद ही करना पड़ेगा। बायो के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कि ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट बताइए प्यारे बच्चों किसका प्रमुख स्रोत है? तो बाबू ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ईस्ट का प्रयोग हम लोग प्यारे बच्चों आजकल इडली डोसा ये सब में करते हैं। प्राचीन समय में ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता था? तो शराब बनाने में, एल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन ईस्ट का प्रमुख स्रोत जो होता है इसमें विटामिन सी होता है? नहीं बाबू, ईस्ट का बाबू ये शर्करा, ईस्ट एक शर्करा होता है जो कि एल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर रखना है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि प्रमुख स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो बाबू ये तो शर्करा होता है, प्रोटीन भी हल्का फुल्का होता है। लेकिन अगर बात करें सबसे प्रमुख तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन, है ना, याद रखना कि राइबोफ्लेविन, यानी राइबोफ्लेविन होता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और राइबोफ्लेविन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन में क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन की अगर बात किया जाए तो विटामिन क्या किया जाता है? विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है। ये सब भी होता है शर्करा। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का शर्करा है जो कि क्या करता है प्यारे बच्चों कि एल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड में भी बदल देता है ना। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे प्रमुख की बात करें तो राइबोफ्लेविन है, जिसमें क्या पाया जाता है? विटामिन B12। और आपको पता है कि जब दूध से दही बनता है तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है, उसमें से भी विटामिन B12 निकलता है, मतलब उसकी मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है। सर जी इसका PDF मिलेगा? पैड वाले बच्चों को तो पूरा मिल जाएगा। चलिए, शराब उद्योग में किस किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बाबू आप ही बताइए कि शराब में कौन सा, यानी शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? बता दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होगा। तो आपको पता है ना कि ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? शराब उद्योग में, है ना। कई बार आपको अभी तक 3 से 4 बार बता दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाइए कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों जब दूध से दही बनता है ये किण्वन के द्वारा बनता है। दूध से दही किण्वन के द्वारा बनता है। और प्यारे बच्चों इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कौन से जीवाणु होते हैं? आपको पता है ना, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में बदलता है। इसमें जो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बाबू हमारे लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीवाणु है तो ये हानिकारक ही होगा, नहीं होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं मानव कल्याण, यानी मानव के कल्याण के लिए कुछ सूक्ष्म जीव है जो मानव के कल्याण के लिए है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो यहाँ पे कहाँ पे है जी? लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं प्यारे बच्चों, दूध से दही बनने में ये क्या करते हैं? यही जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत उस टाइम से हमारा 2009 से लेके 2024 तक का इस चैप्टर का पूरा क्या हो रहा है? VBI ऑब्जेक्टिव हो रहा है, PYQ ही हो रहा है। देखिएगा सारा का सारा में लिखा होगा कि ये कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया है और ये कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये आपको क्लियर रखना। अब देखिए जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत पूछा गया है तो बाबू मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? हरा शैवाल होगा कि लाल शैवाल होगा कि जीवाणु होगा कि ईस्ट होगा? फटाफट से आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। और इसमें गलती होगा बाबू, गलती आपसे होगा। ईस्ट बता रहे, देखिए गलत हो रहा है। हमसे बाबू क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप आंसर क्या लगा रहे हैं कि जैविक खाद। बाबू जैविक खाद बोला गया है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उसके लिए आप ईस्ट डालेंगे नहीं प्यारे बच्चों। इसका मुख्य स्रोत जो होता है ना जीवाणु होता है, याद रखिएगा। मुख्य स्रोत जो होगा ना ईस्ट होगा, ना लाल शैवाल, ना हरा शैवाल, जीवाणु। जीवाणु हमारा बैक्टीरिया राइट आंसर होगा। जीवाणु इंजमाम का आया है, बहुत बढ़िया। कुशवाहा बहुत बढ़िया। जीवाणु होगा बाबू, जीवाणु मारिएगा, जीवाणु। जीवाणु के अलावा हरा सवाल लाल सवाल नहीं होगा, ईस्ट नहीं होगा। अगला कि स्ट्रिफ्लो, यहाँ आप देखिए स्ट्रेप्टोकोकस है ना का प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। बाबू स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या है? एक जीवाणु होता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से कौन सा बीमारी होता है प्यारे बच्चों? तो निमोनिया होता है। निमोनिया में कौन सा प्यारे बच्चों जीवाणु होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु है जिसका नाम है, जिससे हमारा निमोनिया होता है। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है क्या तैयार करने के लिए किया जाता है?
पहला है वाइन, वाइन के लिए यानी ये क्या है, शराब है, शराब के लिए हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ईस्ट तो हमारा होगा नहीं, क्या होगा, ईस्ट तो हमारा होगा नहीं बच्चे, होगा नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। इडली डोसा में हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट का ही प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो इसमें भी हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये भी होगा नहीं। ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकर ईस्ट का, यहां पे लिख दीजिएगा क्या, बेकर ईस्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी तो होगा नहीं। तो बचा क्या हमारा, पनीर, और पनीर जब बचा तो पनीर के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का प्रयोग किसमें, तो हमारा पनीर के लिए, यानी सी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो रहा है। कितने सारे बच्चे हैं सी वाले, सभी बच्चे हैं ना, पनीर के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि अगला, कि यहां देखिए साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। अब आप बताइए कि साइनोबैक्टीरिया, बाबू साइनोबैक्टीरिया आपको पता है किस में किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का, है ना, यहाँ पे बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइनो जो बैक्टीरिया है इज यूज एज बायो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर, है ना, यानी कौन से जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया धान, बाबू साइनोबैक्टीरिया चावल हो जाएगा, धान हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, यानी इडली, और यहाँ पे याद रखना है कि इडली हो चाहे डोसा हो, है ना, इसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इडली हो चाहे डोसा हो, इसके आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग कौन सा सूक्ष्म जीव बनाते हैं, इडली में और डोसा में किसका प्रयोग होता है, आंसर बताइए, इडली डोसा में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, विकास कुशवाहा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्योंकि सामने हम लोग का, चलिए बहुत बढ़िया, ईस्ट का कई बार बता चुके अभी क्लास में, निधि सिमरन खातून डी, चलिए लाखों चलेगा ईस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कि HIV आक्रमण करता है, बाबू HIV यानी जो HIV का मतलब क्या, एड्स, एड्स में जो विषाणु पाए जाते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि एड्स में जो विषाणु पाए जाते हैं वो कौन सा पाए जाते हैं, HIV, है ना, HIV क्या पाए जाते हैं, वायरस। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो HIV वायरस है, ये HIV वायरस है किसको नष्ट करता है, तो बाबू आपको पता है ना कि जो टी लिम्फोसाइड है टी लिम्फोसाइड में क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला कि वो क्या करता है, उसमें बाबू पाया जाता है क्या, तो हमारा एंटीबॉडीज पाया जाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज पाया जाता है, जो रोगों के विरुद्ध क्या करता है प्यारे बच्चों, लड़ता है ना, तो उसी को क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। जो HIV वायरस का विषाणु है, यानी एड्स का जो विषाणु है HIV, वो सबसे पहले टी लिम्फोसाइड को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। और टी लिम्फोसाइड में ही क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मेमोरी कोशिका भी होती है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना क्या है, तो बाबू स्पाइरुलिना क्या है, जैव उर्वरक है ना, हमने आपको कल ही बताया था जब बायो का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे परसों, कि स्पाइरुलिना क्या है, एगो प्यारे बच्चों सिंगल सेल क्या है, प्रोटीन है ना, सिंगल सेल प्रोटीन यानी एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, हमारा स्पाइरुलिना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको यही आंसर मारना है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, हमारा स्पाइरुलिना क्या है, तो एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए बीटा कोटोन प्रतिरोधी है, बाबू बीटा कोटोन से क्या करते हैं, खरपतवार, यहाँ पे खरपतवार नाशी है कि प्यार बच्चों लवण का नाशी है कि सूखा का नाश करता है, बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि बीटी कीटोन, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा बीटी कीटोन प्रतिरोधी है तो ये कीटो के लिए है ना, कीटो के लिए है, कीटो को मारता है बीटी कीटोन, ठीक है, तो 27 का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो प्रभावित होता है, यानी ज्यादा दारू पीने से, बाबू एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, दारू हो गया, महुआ हो गया, पाउच हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बंटी बबली सुना है ना नाम, ये सब कभी कभी पकड़ाता है, हम न्यूज देखते हैं तो उसमें निकलता है, कोई कोई लाता है यूपी ओपी से चाहे कहीं से, तो पकड़ाता है तो उसमें से निकलता है बंटी बबली। अब बंटी बबली क्या है, पाउच है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अत्यधिक एल्कोहल से शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो अधिक सबसे ज्यादा प्रभावित पड़ता है, तो हमारा लीवर जो होता है ना, एल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, सड़ जाता है प्यारा बच्चों, एक प्रकार का समझिए ना, तो ये जो एल्कोहल है ना तेजाबी होता है। एल्कोहल लेने से, ज्यादा एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा ऐसा भाग बाबू होगा जो प्रभावित होगा, यकृत, यकृत का मतलब क्या हो गया, लीवर हमारा डैमेज होता है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि नील हरित शैवाल तथा यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, ये नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना,
नील हरित शैवाल हो चाहे राइजोबियम जीवाणु हो, है ना, किस कुल के पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। तो इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो नील हरित शैवाल है चाहे राइजोबियम जीवाणु हो किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये किस कुल के जड़ों में पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों एपोसाइसिस नहीं प्यारे बच्चों, ल्यूगोमिनोसी, ल्यूगोमिनोसी, लिग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी आप लोग याद रखिएगा। लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं। अगर पूछेगा कि नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम किस कुल के पौधे में, तो लिग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ में, याद रखना है किसमें, जड़ में, और जड़ में ये पाए जाते हैं, यानी लिग्यूमिनेसी हमारा राइट आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन दारू है, ठीक है बाबू। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बाबू बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करेगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम, राइजोबियम एकदम राइट आंसर बाबू। यहाँ पे ए और बी दोनों गलत, राइजोबियम। अगला की फैकिया क्या है प्यारे बच्चों, फैकिया क्या है। तो फैकिया देखिए 2022 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है कि फैकिया आखिर है क्या। तो फैकिया हमारा क्या है, वो जैव उर्वरक है बाबू, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, ठीक है। फैकिया हमारा क्या है, जीवाणु समुदाय नहीं है, ये बी और सी नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, एक प्रकार का जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है। बाबू मीथेन का उत्सर्जन देखिए 2022 के एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो मीथेन यानी CH4, मीथेन का मतलब क्या हो गया, CH4 उत्पादन करता है। एक प्रकार का क्या है, बायोगैस है। बायोगैस किसमें होता है, तो प्यारे बच्चों नील हरित शैवाल, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, नील हरित शैवाल किसमें होगा, तो नील हरित शैवाल होगा हमारे धान की खेती में। तो आंसर क्या मारिएगा, धान की खेती है तो हमारा धान का खेती राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा समझिएगा कि मीथेन किसमें होगा, तो नील हरित शैवाल, और नील हरित शैवाल किसके लिए जैव उर्वरक का काम करता है, धान के लिए। तो धान की खेती हमारी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी कि वैसे बैक्टीरियो का समूह, जो यहाँ पे याद रखना है कि सेल्यूलोज पदार्थ का अवायवीय वृद्धि करते तथा अवायवीय, यहाँ पे याद रखना है कि आंजक स्पंज, यहाँ पे याद रखना है कि संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम अग्नाशय में पाए जाने वाले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। बाबू ये डेफिनेशन है किसका, मेथेनोजन का, है ना। तो ये मेथेनोजन का डेफिनेशन है इतना बड़ा कि वैसे बैक्टीरियो का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपचित्र तथा पशुओं के प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मैथेनोजन कहते हैं। इसलिए गोबर जो गैस होता है ना, यहाँ पे याद रखना है गोबर गैस। तो आपसे पूछ देगा कि गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है, ठीक है। और अमाशय में से गोबर क्या करेगी, गाय चाहे भैंस चाहे बैल चाहे क्या बोला जाता है, कुचू सांड और हॉग देगा। जब हॉग देगा तो उसमें से क्या निकलेगा, मीथेन गैस, ठीक है। ठीक है, क्लियर रहिएगा ये सब बात लेके। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, क्लोरेला इनमें से क्या है। तो प्यारे बच्चों क्लोरेला की बात करें तो ये क्या है, विषाणु है, नहीं है। प्रोटोजोआ है, नहीं है। क्लोरेला की बात करें तो एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है। क्लोरेला की बात करें तो एक सिंगल सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लियर रखिएगा कि जो क्लोरेला होगा वो क्या होगा, सिंगल सेल प्रोटीन होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। इसीलिए तो पूछा भी तो जाता है ना कि गोबर गैस में क्या पाया जाता है। गोबर, पहले गोबर गैस से खाना भी बनता था, लाइटें जलती थी, है ना। तो उसमें याद रखना है सभी ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाए कि किस गैर फली पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद है। अब प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैर फली पौधा है, किस गैर फली पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। किसी गैर फली यानी किस गैर फली पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। तो प्यारा बच्चों जैविक खाद ये क्या है, क्लास्ट्रोडियम। बाबू हमने आपको बताया था ना क्लास्ट्रोडियम क्या है, कोई बच्चा बताएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है प्यारा बच्चों, कीटनाशी है, कीटनाशी है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है कि किस गैर फली पौधे में जैविक खाद मौजूद है। ये जैविक खाद नहीं है, ये कीटनाशी है। ये क्या करता है, पादपों में इसका छिड़काव होता है, पादपों के पौधे पत्तियां तने में घुल जाता है और कीटे जैसे इसको खाते हैं खा के मर जाते हैं, ठीक है, जिससे फसल का नुकसान होने से बच जाता है। तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, तो ये पहले ही गलत काट दिए। देखिए बी ऑप्शन आने लगा, वाह। अभी समझा ही रहे थे जब तक मेरे चेले इतने खतरनाक है, बी मारने लगे, वाह चेला वाह। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले बहुत बढ़िया, अब सी आने लगा, बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस गैर फली पौधे के जड़ में जैविक खाद है, तो प्यारे बच्चों किस में है, तो फ्रंकिया, फ्रेंकिया, फ्रेंकिया में होता है। तो यहाँ पे आप लोग फ्रेंकिया राइट आंसर मार लीजिएगा, क्लास्ट्रोडियम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि एगारोज, है ना, एगारोज किससे प्राप्त होता है। बाबू ये 2021 का क्वेश्चन है। एगारोज क्या है, तो प्यारे बच्चों एगारोज जो होता है समुद्री घास से प्राप्त होता है एगारोज। ठीक है, तो याद रखना है कि एगारोज किससे प्राप्त होगा, तो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं, याद करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कोई ना कोई कंसेप्ट होता है, बायो में भी होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको याद करना पड़ता है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास से एगारोज प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है, बता दीजिए। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पे होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण किसमें होता है, तो बाबू बोन मैरो अस्थि मज्जा, बोन मैरो अस्थि मज्जा, यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट का निर्माण किसमें होगा, बाबू याद रखना है कि बोन मैरो अस्थि मज्जा। चलिए अगला कि निफ जीन पाया जाता है, प्यारे बच्चों निफ जीन किसमें पाया जाता है, ये भी बता दीजिए। जो निफ जीन है वो किसमें पाया जाएगा, पेनिसिलिनियम में, कि प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस में, कि यहाँ आप देखिए एस्परजीलस में, एस्परजीलस में, एस्परजीलस नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं होता है, राइजोबियम है, पेनिसिलिन है। अब आप 38 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से। 38 का राइट आंसर बता दीजिए, राइजोबियम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, राइजोबियम, राइजोबियम जिसका भी आ रहा है बहुत बढ़िया, निफजिम राइजोबियम। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अगला कि बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट, यानी बेकरी आप लोग खाते हैं ना, कौन कौन बच्चा है, एक बात बता दीजिए, कौन कौन बच्चा है जो जो बेकरी वाला जब आते हैं तो उसमें से क्रीम रोल खाता है और ब्रेडवा पे जो उजला उजला मलाई लगा के सब देता है, कौन कौन बच्चा है जो खाता है, बता दीजिए। एक क्रीम रोल आता है, ऐसे क्रीम रोल एगो आता है, क्रीम रोल है ना, क्रीम रोल आता है, और प्यारे बच्चों एगो आता है क्या, लौड़ुआ एगो बोलते हैं हम लोग अपना देसी भाषा में, पापा बोलते हैं उसको, है ना। और उसको कौन कौन बच्चा खाया है, मैं खाया हूँ जी सर, जी यस सर खाए हैं। तो आप एक बार आप लोग उसका मेकिंग देख लीजिएगा कि वो बनता कैसे है। ठीक है, आप लोग की तरफ भी होगा बेकरी वाले, तो आप लोग के तरफ भी होंगे, है ना। आप जहाँ बनता है वहां पे जाके देख लीजिएगा वो कैसे बनता है, डीजल में छानता है, उन लोग का जो तेल होता है ना, जो तेल होगा ना बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा तेल एकदम काला होता है। ठीक है, और उन लोग शांता कैसे है, क्या क्या करता है, वो सब जाके एक बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग ये सब खाना छोड़ दीजिएगा सही में। हम एक बार खुद जाके देखे, हमारे गांव से दूसरे गांव में है, बगल वाले गांव में है, तो उसमें हम देखे थे, तो आप लोग खाना छोड़ दीजिएगा। चलिए बेकरी में प्रयोग होने वाला इस्ट कौन सा है, तो प्यारे बच्चों बेकरी में प्रयोग होने वाला इस्ट कौन सा होता है, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा होगा, सार्कोमाइसिनी ओक्टोएस्पोरस ना, सेरीवाइसी, क्यूरो, क्यूरो इस, है ना, क्यूको राइस, है ना, क्यूको राइस क्या होगा बाबू यहाँ पे बताइए। तो आप याद रखिएगा कि बेकरी में कौन सा ईस्ट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ओक्टोएस्पोरस नहीं होगा, सैक्रोमाइसी क्यूकोस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन मारिएगा, हमको यही 100% लग रहा है, सेरी वैसी ही होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगी, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाए जाते हैं। देखिए 2015 का क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन है कि इडली और डोसे के आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाए जाते हैं, तो इडली एवं डोसा का आटा बनता है किससे, ईस्ट से। ठीक है, इसमें बेकर ईस्ट मिलाया जाता है, ये भी आपको क्लियर रखना है। चलिए कोला, चाय और कोका में कौन सा उत्तेजक मिलाया जाता है, कोला, चाय और कोका में कैफीन उत्तेजक होता है, तो कैफीन आप लोग मार दीजिएगा, कोकीन नहीं होगा, कैफीन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अफीम व हीरोइन प्यारे बच्चों किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है, अफीम व हीरोइन, हीरोइन हीरोइन का नशा है ना प्यारे बच्चों, हीरोइन क्या है, एक नशा है, लेकिन इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि अफीम और हीरोइन किस कुल के पौधे से, तो पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम, यानी कहने का मतलब क्या, अफीम हीरोइन किससे प्राप्त होता है, पेपावर से प्राप्त होता है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही। मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है, तो बाबू सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है ल्यूकेमिया, जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी महिलाओं में, सार्किनोमा, सॉरी ल्यूकेमिया नहीं, सार्किनोमा, सार्किनोमा होता है, जो कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर है ना,
पहले क्या होता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट हो जाता, ब्रेस्ट में क्या होगा, गांठ होगा, ठीक है, गांठ हो जाएगा। और गांठ वो अगर आप गांठ वो होगा तो किसी भी महिलाओं के ब्रेस्ट में अगर गांठ है तो जल्दी से उसको चेकअप कराइए और उसका ऑपरेशन करके निकलवाइए। और वही गांठ कुछ ज्यादा दिन तक हो जाता है तो वो प्यारे बच्चों क्या कर देता है, कैंसर का एक रूप ले लेता है, जिससे क्या करना पड़ता है, लाइकेन से नहीं, ये कवक से प्राप्त होता है, एलएसडी, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा। और ये बायोगैस इसमें से होता है, तो बायोगैस का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, मेथेन गैस है। तो मेथेन है तो सी वाला ऑप्शन है, तो ये मार दीजिएगा। अगला कि डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी शक्ति किस कारण से होती है। अब बताइए कि इडली और डोसा क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके जो इडली और डोसे के जो आटे होते हैं ना, है ना, उसको पहले प्यारे बच्चों उसमें किण्वन की क्रिया कराई जाती है, उसको सान के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब सान के छोड़ दिया जाता है तो किण्वन की क्रिया हुई, डफ हो गया। डफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डफ, है ना। डफ का मतलब होता है सना हुआ आटा, सना हुआ आटा यहाँ पे लिख देते हैं। अब आटा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो डोसा है तथा मतलब इडली है, ढीले ढाले आटों को फूली हुई उभरी हुई शक्ल मतलब खूब ज्यादा फूलता है, ये किसके कारण से होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो गैसें निकलती है बाबू, किण्वन की क्रिया में गैसें कौन से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है। और ये किसके कारण से होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण से ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन से जीवों का संयोजन दही बनाने और यहाँ देखिए उसके स्वाद के लिए भी किया जाता है। तो दूध से दही बनाने के लिए जो बाबू हमारा जीवाणु होता है कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस तो होता है। और प्यारे बच्चों ब्लूगेरक्स, है ना, ये हमारा क्या हो गया, दूध से दही, लैक्टोबैसिलस इसमें भी है, लेकिन ये इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, बेलग्यूरक्स, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, है ना। थर्मोफिल से क्या होता है, स्वाद मिलता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डी वाला मतलब ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यही ऑप्शन सही आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि निम्नांकित में से कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों ने उपयोग की थी, है ना। तो प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए हैं कि कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के सैनिकों के उपचार में उसका प्रयोग किया गया था, पेनिसिलिनियम का, ठीक है। और पेनिसिलिनियम की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और ये किस जीवाणु पे कर रहे थे, तो प्यारे बच्चों स्ट्रिप्लोकोकस जीवाणु पे ये अध्ययन कर रहे थे। तो 1928 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन की खोज की। तो यहाँ पे याद रखना है कौन सा दिया गया एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों, जितने भी घायल सैनिक थे, उपचार के लिए पेनिसिलिन। 46 देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला कि प्रोबायोटिक्स क्या है। तो हमने आपको बता दिया जीवित सूक्ष्म जीव के भोजन का पूरक, जो कि ये 2 बार हो गया था। चलिए आप देखिए, सजीव जिनका उपयोग मृदा की पोषण गुणवत्ता को प्रचुर करने में होता है क्या कहलाता है। बाबू याद रखना है कि सजीव जिनका उपयोग, है ना, मृदा को पोषण यानी यहाँ पे जमीन को पोषण और गुणवत्ता कौन देता है, हमारा जैव उर्वरक देता है। तो जैव उर्वरक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 46 एक बार बच्चा बोल रहा है देखने के लिए। बायोगैस में होता है बहु, बायोगैस में, अच्छा बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है तो मीथेन होता है ना, बायोगैस में होता है लिखा है, बायोगैस होता है यहाँ पे कर लीजिए। सबसे अच्छा है कि बायोगैस में हटा के, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, बायोगैस होता है ये मार लीजिए डायरेक्ट। तो बायोगैस ऐसे हो जाएगा ना कि बायोगैस क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो बायोगैस क्या होता है आप डायरेक्ट इसको मार सकते हैं कि बायोगैस जो हमारा होता है इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है ना, लेकिन बायोगैस ऐसे रहेगा तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, में लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। चलिए सोनम भारती बहुत बढ़िया, सिंपल सा है कि बायोगैस होता है तो बायोगैस हमारा CO2 CH4 और H2S भी होता है, ठीक है। इनमें से सभी मार दीजिएगा बायोगैस, ठीक है। चलिए सर जी, क्वेश्चन बैंक में बहुत गलत दिया रहता है, बिल्कुल गलत दिया रहता है। बाबू हो जाएगा, 10 चैप्टर खत्म है ना बायो का। केमिस्ट्री में हम लोग का 11 चैप्टर हो गया, ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है अब। और केमिस्ट्री हम बहुत आसानी से पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, उसमें कोई भी घबराने वाला घबराहट वाला बात बाबू नहीं होगा, ठीक है। उसको आराम से एकदम अच्छी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। इंजमाम, सिमरन, साहिल, सबीना, आशीष कुशवाहा, क्लासी, नेहा, सोनी, आपका नाम ले लिए।
चलिए, तो आप लोग अब मिलिएगा कब? तो आज मिलिएगा, आज आप लोग हमसे मिलिएगा कब? तो बाबू बता देते हैं आपको कि आज मिलिएगा 6:30 बजे। केमिस्ट्री का पूरा 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महामैराथन लाएंगे, जो कि मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। उसके बाद से खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन बैंकिंग इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का पूरा 500-600 खाली क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और हम लोग ऐसे करेंगे कि 2009 से लेके जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पहले 2009 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से मिक्स नहीं, एक ही बार लाइन बाय लाइन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो लाइन बाय लाइन करेंगे हम लोग कि 2009 का हो गया, फिर 10 का, फिर 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, ऐसे करते करते एक दिन रात में किया जाएगा इसको, ठीक है। PYQ कब से होगा सर? बाबू है में क्या है? अरे बाबू बाबू देखबो, है सब है जोन का होता है, सब का है PYQ ना हो, सब है पूछल ना हो कहाँ बाड़, है सब का है जितना है BSCB लौकता है का हो, देखबो तनी अखिया से PYQ ना हो, तो इहो तो PYQ है। देखबो कौना क्वेश्चन में नहीं के बाई चांस होगा जिसमें नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बाबू, 80% क्वेश्चन इसमें PYQ ही है, इसी को ना बोलते हैं PYQ। तो ये सब का है बाबू? देख खाली PYQ ही कैला से हुई। जितना भी हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराते हैं उसमें क्या होता है कि PYQ पहले पूरा फुल रहेगा, 2009 से 2024 तक का पूरा PYQ रहेगा, उसके बाद से संभावित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कराते हैं। खाली रट ले बड़ा PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, सब में तो प्रीवियस ईयर लगा हुआ है, उसमें भी प्रीवियस, इसमें भी ये सब संभावित है, ये सब संभावित है। लेकिन देखिए ई भी प्रीवियस ईयर, ई भी प्रीवियस ईयर, ई भी प्रीवियस ईयर, देखिए ई भी प्रीवियस ईयर, सब तो प्रीवियस, वो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और चैनल को फटाफट से क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और आप लोग PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और मिलते हैं कब? तो अब मिलेंगे शाम में 6:30 बजे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।